गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी आईएएस अकेडमी। तो संडे सीरीज में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एमएनसीज आर लीविंग चाइना बट नॉट कमिंग टू इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखना चाहिए कि वो क्यों चाइना को छोड़ रही हैं और इंडिया जो एक पोटेंशियल उनके लिए अल्टरनेटिव हो सकता है वहां पे वो इतना ज्यादा कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रही, कहाँ पे इंडिया पीछे रह रहा है, क्या इंडिया को करना चाहिए और क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। तो पूरा सिनेरियो आज हम देखेंगे लेक्चर के अंदर। साथ में आप पीपीटीज भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जाइए वहां पे आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि वो पीपीटीज आपको मिलती रहें, क्योंकि बहुत से टॉपिक हम एग्जॉस्टिवली उसको कवर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं। अब वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी पजल अगर देखा जाए तो वो है कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या होने वाला है इंडिविजुअली और ग्लोबली, यानी एक इंडिविजुअल कंट्री पे ये कैसे इम्पैक्ट डालने वाला है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या सिनेरियो रहने वाला है, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर किस साइड शिफ्ट करेगा। वो सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। एक बार ये फेज जब कंप्लीट हो जाएगा ये चीज उसके बाद ही क्लियर होगी। बट आज के लिए ये सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं जो वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने हैं। अब जिस तरीके से कोविड-19 ने पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट किया है उस चीज से ये चीज क्लियर हो गई है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर तो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा। यानी अभी तक चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ था उस पे कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वायरस वहां ओरिजिनेट हुआ और चाइना ने इतना ज्यादा डिले कर लिया पूरे वर्ल्ड को इस रियलिटी के बारे में बताने में कि ये वायरस कंटेंजियस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। तो जो इमेज है चाइना की एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटी कंट्री एक्चुअली वो बहुत ही एडवर्सली इम्पैक्ट हो गई है। तो कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो ये सभी देख रहे हैं कि कब कोविड-19 की वैक्सीन बन के तैयार होगी और कैसे कंट्रीज पोस्ट कोविड फेज के अंदर अपॉर्चुनिटीज को एक्वायर कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि जो चाइना जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है वहां से शिफ्ट होके हो सकता है इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, ताइवान, ये सब इमर्जिंग कंट्रीज चाइना की जगह पे अल्टरनेटिव लेके आए। तो क्या ये सिनेरियो अभी बना है कोविड के बाद में या फिर पहले से ऐसा कुछ चल रहा था जिसकी वजह से चाइना को अब ये सारी चीजें ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं? तो हाँ, ये जो पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर, इसके सीड तो इवन कोविड-19 से पहले ही बो दिए गए थे। जो फर्स्ट डेकेड था 21st सेंचुरी के अंदर वो था चाइना का, जिसके अंदर चाइना ने काफी अच्छा ग्रोथ किया, उसके एक्सपोर्ट्स काफी इंक्रीज हुए, मैन्युफैक्चरिंग हब बन के आया ये। लेकिन ये प्रोसेस और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 2008 के अंदर, जिसमें चाइना और आगे निकला। बट उसके बाद में वो इतना ज्यादा एरोगेंट हो गया, इतना ज्यादा उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज हो गई, वो रूल्स इतना ज्यादा चेंज करने लग गया और जो एमएनसीज थी उनको फ्रिक्वेंटली टारगेट करने लग गया, जिसकी वजह से उसके आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज थी जैसे जापान, सऊदी कोरिया, साउथ कोरिया, इन सब के साथ इसकी राइवलरी बढ़ने लग गई। तो ये जो एमएनसीज थी उन्होंने मूव आउट करना शुरू कर दिया था चाइना से अबाउट 2015 के अंदर, और उसके बाद का डेवलपमेंट जैसे हमने देखा 2018 के अंदर जो यूएस थे उसने इम्पोज करना शुरू कर दिया ट्रेड बैरियर्स, हाई टैरिफ ड्यूटीज लगाना शुरू कर दिया चाइना के ऊपर, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है जो चाइना है वो। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की अगर बात करें तो जैसे चाइना क्या करता है कि वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता है, साथ में प्रोडक्ट्स का डुप्लीकेशन भी करता है, यानी कि प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बना देता है और वो भी चीपर क्वालिटी के अंदर वो प्रोडक्ट बेचता है, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। अगर करेंसी की वैल्यू कम होने की बात करें तो दो टाइप की टर्म्स आपके सामने आएंगी, एक तो डिवैल्यूएशन और एक डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, यानी वो ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन अगर डिवैल्यूएशन की बात करें तो उसमें डेलिबरेटली वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी करेंसी की वैल्यू कम करती है। अब आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कंट्री डिवैल्यूएशन कर रही है, अपनी करेंसी का वैल्यू कम कर रही है, तो उसके एक्सपोर्ट्स के साथ में क्या होगा, क्या एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।
अब चाइना बहुत ही इनफेमस है अपने डिवेल्युएशन के लिए, जो इसकी करेंसी है रेनमिनबी के लिए, और ये ऐसा करता आ रहा है ग्लोबल ट्रेड मार्केट के अंदर सिंस 2001 जब से इसने WTO ज्वाइन किया। देन उसके बाद हमने देखा है कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर काफी हाईलाइट में रहा है काफी सालों से, और ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि बहुत बार चाइना को वार्निंग भी दी गई WTO की तरफ से, IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इवन EU की तरफ से, कि वो ऐसी अनफेयर या अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, लेकिन चाइना वो चीज मानता नहीं है। तो उस चीज से परेशान होके यूएस ने 2018 के अंदर टैरिफ इम्पोज करना शुरू कर दिया चाइना के ऊपर, और इसके रिस्पांस ने चाइना ने भी स्टार्ट कर दिया। तो ये धीरे धीरे करके एक तरीके से यूएस चाइना ट्रेड वॉर के रूप में इशू इमर्ज होने लग गया और काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया 2019 के अंदर। तो अगर हम बात करें कि एमएनसी जो है वो चाइना को छोड़ रही थी इवन बिफोर कोविड-19, तो उसकी वजह जैसे कुछ हमने डिस्कस कर ली है। जैसे चाइना फ्रिक्वेंटली अपने रूल्स चेंज करता है, वो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको टारगेट करता है, और उसका परसिस्टेंट टेंशन चलती रहती है अपने नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, जैसे जापान, कोरिया यहाँ पे। अब इन सब चीजों के बीच में एमएनसीज ने ये सोचा कि वो वहां से मूव आउट करना शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ चाइना पे ट्रस्ट करना हो सकता है उनके लिए फायदे का सौदा ना हो। तो पिछले 5 सालों से वो धीरे धीरे करके चाइना से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज और ज्यादा इंटेंसिफाई होगी जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। तो सबसे मेन रीजन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर देखें तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर इसका एक रीजन है। सेकेंड थिंग कि बहुत से नेशंस अब चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना भी बंद कर रहे हैं, और इनफैक्ट जिस तरीके से चाइना ने कोविड-19 के सच को छुपा के रखा या फिर वर्ल्ड को काफी लेट बताया, इससे और भी ज्यादा उसका ट्रस्ट कम हो गया है बाकी नेशंस की नजर में। तो ट्रस्ट डेफिसिट एक इशू आ रहा है। फिर जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज हैं चाइना की, वो भी काफी स्टबर्न है, यानी कि वो काफी एरोगेंट टाइप से है। नेगोशिएशन, डिस्कशन, उस पर वो कम बिलीव करता है, उसको जो करना होता है वो करता है। फिर उसका एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है साउथ चाइना सी के अंदर। अभी कुछ दिन पहले पार्सल आइलैंड और स्पार्टले आइलैंड ये सब भी न्यूज में थे, तो आपको ये सब देखना चाहिए साउथ चाइना सी का इशू जो चल रहा है। तो इन सब की वजह से नेबरिंग कंट्रीज भी परेशान हैं। तो इन सब चीजों की वजह से नेशंस ये सोच रहे हैं कि वो सारा फोकस अगर चाइना के ऊपर डालते हैं तो हो सकता है आगे जाके उनको काफी ज्यादा नुकसान हो इस चीज का। तो अब एमएनसी चाहते हैं कि वो अपने सेटअप को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिए, एक ही कंट्री के ऊपर उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज के अंदर सेटअप होना शुरू हो रही हैं। साथ में जो लेबर कोस्ट है वो भी राइज कर गया है चाइना के अंदर। अब ये प्रोसेस क्योंकि पहले भी चल रहा था जब कोविड-19 नहीं आया, तो अभी सोचिए जब कोविड-19 आया है और उसके लिए चाइना कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसने वर्ल्ड को टाइमली अवेयर नहीं करवाया उस चीज से। तो कंट्रीज और भी ज्यादा गुस्से में हैं चाइना को लेकर। तो ऑब्वियस है ये सिनेरियो कम नहीं होगा, वहां से एमएनसीज और भी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगी। इनफैक्ट बहुत सी कंट्रीज तो इकोनॉमिक पैकेजेस भी दे रही हैं इन एमएनसीज को, ताकि वो अट्रैक्ट हों और वहां से निकल के उन कंट्रीज के अंदर अपना सेटअप शुरू करें, जैसे जापान है। यूएस भी चाहता है कि इन कंपनीज को चाइना से निकालकर जो अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव उसके लिए हो सकता है वो इंडिया को चूज कर लें। ऐसे ही ईयू भी चाहता है कि वो अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइनीज सप्लाईज के ऊपर उसको कम करे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत से नेशंस अब चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर रहे हैं, और कोविड-19 की वजह से अब जो प्रेस्टीज थी चाइना की जो भी बची हुई वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और चाइना को अब कंट्रीज एज अ विलन देख रही हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि वायरस चाइना के अंदर ओरिजिनेट हुआ, वहां से इतना पूरा वर्ल्ड के अंदर फैला, लेकिन चाइना ने अभी तक एक सिंगल साइन शो नहीं किया है कि उसको इस चीज का अफसोस है या फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है। इनफैक्ट वो उसकी जगह पे ट्राई करता है कि वो जो भी उसके खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसको वहीं पे रोक दे, यानी कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो चीज है चाइना के साथ में। जैसे कुछ दिन पहले जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ब्लेम किया चाइना को कि वो वायरस का आउटब्रेक उनकी टेरिटरी से हुआ है, तो चाइना को पे करना चाहिए कॉम्पनसेशन इन कंट्रीज को। तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया को ये कहा कि उनकी जो औकात है वो
जूते के नीचे लगी च्युइंगम की जैसी है। आप सोच सकते हैं कि कैसी मेंटेलिटी है, किस तरीके से उनकी डिप्लोमेसी है, क्या उनका अप्रोच है। तो इस तरीके के कमेंट्स और उसका एटीट्यूड, ये सब ग्लोबल कम्युनिटी को काफी ज्यादा प्रोवोक कर रहा है कि वो जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको खत्म करें और उसके अल्टरनेटिव ढूंढें। और यही रीजन है कि ये एमएनसीज इनफैक्ट कोविड-19 से पहले भी वहां से शिफ्ट कर रही थी न्यू डेस्टिनेशन में, और अब ये चीज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। साथ साथ में एमएनसीज अब काफी ज्यादा सावधान भी हो गई हैं, क्योंकि पहले एमएनसीज इतना ज्यादा डिपेंड कर गई चाइना के ऊपर, तो अब वो नहीं चाहते कि वो पहले जो मिस्टेक उन्होंने किया 15 से 20 साल पहले उसको वो रिपीट करें। तो अब वो अपनी सप्लाई चेन हब है उसको इस तरीके से डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं या डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपनी चीजों को, कि वो एक ही कंट्री पे डिपेंड ना हो। अब इस चीज में इंडिया एक नेचुरल चॉइस हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल है और ऐसा पोटेंशियल है जो चाइना को मैच कर सकता है। अब न्यू डेस्टिनेशंस की बात करें जिसके लिए एमएनसीज चाइना को छोड़ के दूसरी जगह पे सेटअप होना चाहते हैं, तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब एक तरीके से हेल्प कर सकती हैं जो अभी ये सप्लाई चेन डैमेज हो गई उसको रीस्ट्रक्चर करने में। और इन सब के अंदर यूएस भी हेल्प कर रहा है कि वो ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको रिमूव करे चाइना को इसमें से, और जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नेटवर्क है उसको ऐसे पार्टनर्स के साथ में स्टैब्लिश करे जो ट्रस्टेड हो, ना कि चाइना की तरह बाद में एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाएं। तो इनमें दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसको यूएस और कुछ मेंबर्स इस तरीके से देख रहे हैं कि वो एक मेन पिलर के फॉर्म में आ सकते हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नेटवर्क का, और वो कंट्रीज हैं इंडिया एंड वियतनाम। और वो ऐसा सोचते हैं कि ये दोनों कंट्रीज मिलके चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट के अंदर। हालांकि चाइना है वो उसके पास बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस को ये होप है कि दोनों कंट्रीज को अगर मिला के काम किया जाए तो ये उसको रिप्लेस कर सकती हैं। अब क्योंकि इंडिया तो वियतनाम से बड़ा मार्केट है, इनफैक्ट कंबोडिया है इससे भी बड़ा है, तो नेचुरली ये होना चाहिए था कि ये एमएनसीज इनका जो अटेंशन है वो इंडिया की तरफ ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन ये जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर था जो कोविड-19 से पहले चला, तो उसमें ये जो कंपनीज थी एमएनसीज वो ऑलरेडी वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने अपना सप्लाई चेन स्टार्ट कर दिया था वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड यहाँ पे आसपास स्टेब्लिश करना। तो ये एक रीजन है कि ये कंट्रीज के पास में एक्स्ट्रा एज है देन इंडिया कि वो चाइना से ये एमएनसीज को अट्रैक्ट कर पा रही है। तो अगर वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड या बाकी कंट्रीज हैं उनके पास एक्स्ट्रा एज अगर हम देखते हैं इंडिया से कंपेयर में, तो वो यही है कि उन्होंने टाइमली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर दिया था जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, तभी से ये एमएनसीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश में थे। तो बहुत सी अमेरिकन, यूरोपियन कंपनीज, इवन चाइनीज कंपनीज ने भी इन कंट्रीज के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश किया, क्योंकि यहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। और साथ ही साथ में जैसे ही एमएनसीज ने वहां से निकलने की कोशिश की चाइना से, तब इन सभी कंट्रीज ने मिलके अपने यहाँ के जो लीगल और इकोनॉमिक सिस्टम थे उसमें जो भी आर्काइक रूल्स थे, पुराने थे, जो इन सबको रोक रहे थे, उनको रिमूव करने की कोशिश की और उनसे नेगोशिएशन किया उस चीज के लिए। तो इन सब स्टेप्स की वजह से ये कंट्रीज और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी एमएनसीज को। तो ये सब रीजन है कि इंडिया के बजाय, जबकि इंडिया एक बिगर मार्केट है, ये जो कंपनीज थी उन्होंने अपना सेटअप इन कंट्रीज जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया यहाँ पे स्टैब्लिश किया। तो फिर इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया? उसका रीजन ये था कि इंडिया थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में था। अब हर कोई कंट्री ये बोलता है, इंडिया को भी पता है कि उसके पास मासिव पॉपुलेशन है और बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि सिर्फ इसी चीज से वो कंपनीज खुद चल के आ जाएंगी, जो कि इंडिया का पर्सपेक्टिव है और वो गलत है। और इसी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ नहीं पाए, उनको वो इतना लुक्रेटिव नहीं लगा जैसा उनको वियतनाम वगैरह में लगा। साथ में इंडिया को अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स करने की भी जरूरत है, प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, पावर सप्लाई पे वर्क करने की जरूरत है,
लेबर लॉ सुधारने की जरूरत है, जिसपे इंडिया को पहले वर्क करना पड़ेगा। उसी के बाद ये एमएनसीज अट्रैक्ट हो पाएंगी इंडिया के पास। साथ में इंडिया वर्ल्ड क्लास जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्रियलाइजेशन का या अर्बनाइजेशन का, उसको भी टेक ऑफ करने में फेल हो गया। और ये जो ड्रीम है डिजिटल इंडिया का, उसको भी एज अ क्लोज कॉम्पिटिटर देखा जा रहा है चाइना से। तो बेसिकली देखा जाए तो इंडिया को अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, साथ में एमएनसीज को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ ह्यूज मार्केट होने से कुछ नहीं होगा। एमएनसीज को रीजन देना पड़ेगा कि वो इंडिया क्यों आए। और इन्हीं सब की वजह से इंडिया को एज अ लेथार्जिक, स्मग, कॉम्प्लेसेंट देखा जाता है, जबकि जो स्मॉल नेशंस हैं जैसे कि वियतनाम और बांग्लादेश, ये सक्सेसफुल हो पाए हैं इन इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पे बुलाने में। बट अभी भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक ब्लेसिंग समझ सकते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस चीज को, कि इंडिया चाहे तो अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है और ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के रूप में इमर्ज हो सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना जो इतना बड़ा कॉम्पिटिटर था इंडिया के सामने, उसकी इतनी नेगेटिव इमेज हो रखी है कि उससे इंडिया को फायदा हो सकता है। इस कार्ड पे खेलने की बहुत जरूरत है। इंडिया को ऐसे रीजंस देने पड़ेंगे एमएनसीज को कि वो अगर चाइना को छोड़े तो वो इंडिया ही उनको बेस्ट अल्टरनेटिव लगे, और अगर इंडिया मिस कर देता है इस अपॉर्चुनिटी को तो वो इस रेस में काफी पीछे रह जाएगा और उसको काफी टाइम लग जाएगा दोबारा से एक सुपर पावर बनने का, जो सपना इंडिया देख रही है वो बनने में। तो वो एक अपॉर्चुनिटी फिर से आई है जिसको इंडिया चाहे तो ग्रैपल कर सकता है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस अपॉर्चुनिटी को वो सीज करे और ऐसे पैकेजेस, इंसेंटिव वो रखने की कोशिश कर रही है जिससे फैक्ट्रीज अट्रैक्ट हों और पोस्ट कोविड वायरस जो वर्ल्ड होगा उसमें जो भी चाइना से मूव आउट करने की कोशिश करे वो इंडिया की तरफ देखे पहले। साथ में इंडिया प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है वो एमएनसी जो डील करती हैं मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाईज के अंदर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर, टेक्सटाइल्स, इन सब में। और सेंटर ने कमेटी भी सेटअप की है जिसमें उसने जॉइंट सेक्रेटरीज की एक कमेटी सेटअप की फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ये देखने के लिए कि ये पता लगाया जाए कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसको कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। और कुछ स्टेट्स हैं वो भी अपने लेवल के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। और अभी क्योंकि कोविड-19 की वजह से एक हिस्टोरिकल हाई लेवल हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया के अंदर, तो ये भी एक रीजन है जिसके लिए गवर्नमेंट चाहती है कि इन एमएनसीज को अट्रैक्ट किया जाए फ्रॉम चाइना। तो इन सब के लिए बहुत से इंडियन स्टेट्स ने भी रिफॉर्म्स लिए हैं, जैसे कि इजी करने की कोशिश की है जो लैंड एक्विजिशन है उसको टाइम बाउंड मैनर के अंदर कर दिया जाए, क्योंकि ये भी काफी टीडियस प्रोसेस है। देन कुछ स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो स्टैम्प ड्यूटी को रिलैक्स करेंगी जब लैंड एक्विजिशन किया जाता है उस टाइम पे। और अभी लेबर लॉ रिफॉर्म्स भी काफी ज्यादा न्यूज में हैं। कुछ दिन पहले भी हमने देखा कि बहुत से स्टेट ने लेबर लॉ रिफॉर्म्स लिए हैं और एक नया स्लोगन दिया गया है, वन रजिस्टर वन रिटर्न। और ये जरूरी भी है क्योंकि लेबर लॉज की वजह से एमएनसीज यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन इस इशू को बैलेंस में रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है तो उसको अपने लेबर के लिए भी देखना है, साथ में उसको अट्रैक्ट भी करना है एमएनसीज को, तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। साथ में जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है वो भी अलाउड नहीं है कि वो इंस्पेक्ट करे फैक्ट्रीज को टाइम टू टाइम। और जो सिस्टम है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का उसको भी इजी करने की कोशिश की गई है। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एक तरीके से इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी अब लेबर कॉस्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है इन द बैकड्रॉप ऑफ हॉट एंड मैनेजमेंट, मीनिंग किसी इंडस्ट्री का कैसा मैनेजमेंट होगा उस चीज के लिए उसको बार बार कोर्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनीज को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो अपने लेबरर्स की सेफ्टी रखें और मिनिमम वेजेस और कंपनसेशन जो भी हैं उसके डिपेंडेंट फैमिलीज को वो टाइम टू टाइम उनको देना पड़ेगा। यानी कि सर्वेलेंस की चीज स्टेट चाहती है कम करे, बट लेबर का उनको उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा जितना जरूरी है। साथ में विमेन्स को भी अलाउड किया है कि वो नाइट शिफ्ट कर सकती हैं आईटी कंपनीज के अंदर, और ये उसका एम ये है कि अगर इस तरीके से लेबर लॉज का रिफॉर्म किया गया तो वो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकती हैं। साथ में फास्ट ट्रैक क्लियरेंस भी किया गया है बोथ एट स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल,
और इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाया गया है जहाँ पे सब टाइप के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएंगे और बहुत सारे रेगुलेशन के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अनाउंस किया गया है बहुत से स्टेट और ड्यूटी इंसेंटिव ताकि वो ये एमएनसीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करे। तो क्या इंडिया के पास प्री रिक्विजिट स्ट्रेंथ है कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके? तो इसका आंसर है यस। इंडिया के पास फुल पोटेंशियल है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो फिर दिक्कत कहाँ पे है? वो तभी हो सकता है जब एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर हो। उसी चीज की जरूरत है क्योंकि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है लेकिन उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है, हार्नेस करने की जरूरत है। अब इंडिया की स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो वो इस चीज से हाईलाइट होती हैं कि इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ बोथ लैंड एंड लेबर अवेलेबिलिटी। इन चीज की अवेलेबिलिटी है इंडिया के पास में। एक्सपोर्ट्स भी है जिसके अंदर इंडिया काफी ज्यादा होप रख रहा है और अभी क्योंकि एमएनसीज भी निकलने की कोशिश कर रही है चाइना से, तो अब इंडिया की कोशिश यही होगी कि वो जो डाइवर्सिफिकेशन चाहती हैं एमएनसीज, उसमें एक बेस्ट अल्टरनेटिव इंडिया उनको दे और वो वहां पे सेटअप हो। साथ में इंडिया के पास में बेस्ट टैलेंटेड टेक से भी इंडियन यूथ का भी पूल है जो काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है सर्विस सेक्टर के अंदर। साथ में जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है जो एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाहिए वो भी इंडिया के पास है। नेक्स्ट चीज देखें तो एज अ बेसिक फाउंडेशन इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया ब्रांड भी चला हुआ है और ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में इंडिया को। और इंडिया भी विलिंग है अपने आप को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है, ज्यादातर कंट्रीज जो हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है इंडिया के अंदर कि एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो पोटेंशियल है चाइना का उसको मैच कर सकता है। साथ में इंडिया के पास में ह्यूज डोमेस्टिक मार्केट भी है। साथ में जो कंज्यूमर्स हैं इंडिया के, उनका नेचर ऐसा है कि वो ग्लोब से यानी कि पूरे वर्ल्ड से जो भी चीजें आते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन ये केस चाइना के कंज्यूमर्स के साथ में नहीं है, वो प्रिफर करते हैं अपनी की कंट्री के बने हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये भी एक स्ट्रेंथ है इंडिया के अंदर। साथ में इंडिया ने ये टारगेट्स भी बना रखे हैं कि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करेगा अराउंड 25% ऑफ जीडीपी बाय 2022 फ्रॉम 15%। अब ये सब हमने देखी कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ है जिसपे अगर इंडिया प्ले करता है तो उसको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। लेकिन इंडिया के पास में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो क्या है? तो सबसे पहली चीज कि अनस्किल्ड और पुअर क्वालिटी का लेबर फोर्स भी है। इंडिया के पास जितना टैलेंट है उतना ज्यादा अनस्किल्ड फोर्स भी है जिसके ऊपर इंडिया हालांकि काम कर रहा है, बट ये एक दिक्कत है। और जैसे जैसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो उसमें ये और भी ज्यादा दिक्कत देगा। सेकेंड जो चीज है वो है पुअर क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हाई क्वालिटी रोड्स नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। साथ में वर्क फोर्स प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी ज्यादा कम है इंडिया के अंदर। और जो चीजें हैं जैसे लेबर, ये भी थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं क्योंकि लेबर लॉज बहुत है यहाँ पे और काफी ज्यादा ऐसे लॉज हैं जो इन सब चीजों को रोकते हैं। नेक्स्ट चीज अगर देखें तो पुअर गवर्नेंस आता है यहाँ पे क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है वो अभी भी फ्यूडल माइंडसेट है जो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है इस डायरेक्शन के अंदर। ब्यूरोक्रेसी को डायनामिक बनाने की जरूरत है, वो वाइब्रेंट हो, डायनामिक हो और जो ऑब्सेशन है ब्रिटिश लेगेसी का उससे अपने आप को फ्री कर पाए। और साथ में इंडिया जो है वो एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो इंडिया का जो इनहेरेंट पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। लेकिन क्योंकि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि हमने एग्रीकल्चर को और मैन्युफैक्चरिंग पे इतना ध्यान ना देके सीधा हमने डायरेक्ट लीप फ्रॉग जंप किया सर्विस सेक्टर के ऊपर। तो अब इंडिया चाहता है कि वो जो अनटैप जो एक पोटेंशियल था एग्रीकल्चर के अंदर उस चीज पे भी वर्क किया जाए ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इम्प्रूव हो। तो ये सब चीजें स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है कि कब किस पे कितना ध्यान देना है और कौन से सेक्टर के पोटेंशियल को टैप करना है वो देखना जरूरी है। साथ में जो एमएनसीज का सबसे ज्यादा एप्रीहेंशन है यानी सबसे ज्यादा डाउट है वो ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कई बार रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा देती है, यानी कि जब एमएनसी आई है उससे पहले जो टैक्सेस हैं उनको भी उन पे इम्पोज कर सकती है।
तो वो भी इनके अंदर डाउट है। तो फिर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है इंडिया के लिए? तो एक जो सिर्फ प्रूवन पाथवे है, जो ओनली प्रूवन पाथवे है, वो है लॉन्ग लास्टिंग ब्रॉड बेस्ड प्रॉस्पेरिटी, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लिंक्ड विथ ग्लोबल वैल्यू चेन बनाई जा सके और इससे प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज किया जाए और जो पूरी इकोनॉमी है उसको सही से किया जाए। और इन्हीं सब से इंडिया अपने यहाँ की पॉवर्टी से ऊपर निकल सकता है। साथ में जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, जिसके अंदर इंडिया ने चाहा कि वो अपना शेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी के अंदर वो 25% कर ले, अब एग्जिस्टिंग 16% से, और 100 मिलियन जॉब्स भी क्रिएट कर दे बाय 2022। तो कुछ टारगेट्स मीट हो गए हैं और कुछ और भी इंडिया कर सकता है आगे। इन टारगेट्स को इंडिया को इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो एमएनसीज को और भी ज्यादा लुक्रेटिव लगे। साथ में कोविड पेंडेमिक की वजह से जो हिस्टोरिक रेट हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया के अंदर भी, तो अगर इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है तो उसकी जो ये हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो इंडिया को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो गेन कर सकता है अपनी जगह ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर। और अगर इन्वेस्टमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में और गवर्नेंस सही से डिजाइन किया जाता है तो इंडिया इन सब में आगे आ सकता है। बाकी वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को जरूरत है ऐसी सेल्फ कंटेन इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने की जो कि मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्शियल, एजुकेशन, रेजिडेंशियल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेस प्रोवाइड करवा सके। साथ में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड कराने की जरूरत है और क्लियरेंस जो है वो सिंगल विंडो होना चाहिए ताकि वो फास्ट हो पाए और हैसल फ्री हो। साथ में जो एक्सपेट्रिएट्स हैं जो इन कंपनीज में वर्क करते हैं उनको इवनिंग्स और अपना वीकेंड एंजॉय करने की भी स्पेस मिलनी चाहिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। साथ में जो चीप इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, बेटर एनवायरनमेंट है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जो ट्रीटमेंट है एफ्लुएंट का जो फैक्ट्रीज से निकलते हैं और जो लैंड का चीपर रेट पे अवेलेबिलिटी है, ये सब एक की रीजन हो सकते हैं जिनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं इन्वेस्टर्स इंडिया के अंदर। तो ये जो बेसिक चीजें हैं उन पे फोकस करने की जरूरत है। इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उसको जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट करने की जरूरत है, उस पे फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो हमसे डिसअपॉइंट ना हो और वो विलिंगली यहाँ पे आए। और उनके माइंड में ये होना चाहिए कि चाइना के बाद में अगर कोई कंट्री उनको बेस्ट अल्टरनेटिव दे सकती है तो वो इंडिया है। तो आई होप आपको ओवरऑल पूरा इश्यू समझ में आ गया होगा, क्या इंडिया का स्टैंड है, क्या इंडिया को करना चाहिए, इंडिया का अभी ये जो चल रहा है कि एमएनसीज यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पा रही है वो क्या रीजन है। सो दैट्स ऑल इन आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपके कोई भी सजेशंस हो, डाउट हो या क्वेश्चन जो पूछे हैं उनके आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।